अगर महंगाई बढ़ती है तो बैंक्स इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा देते हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है? क्या आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स छापकर इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकती है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट्स, ये सब क्या हैं? जानेंगे इस पूरी वीडियो में। वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ इंडियन बैंकिंग सिस्टम वर्क्स और वेरियस टर्मिनोलॉजीज़ जो हम कई बार सुनते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो एक्सेट्रा। शुरू करते हैं हाउ बैंकिंग सिस्टम वर्क्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी बैंक हैं, HDFC, SBI, ICICI, सब आरबीआई के अंडर आते हैं। तो आरबीआई है, बैंक है और कस्टमर्स हैं। कोई भी कस्टमर कुछ रुपए डिपॉजिट करता है बैंक में तो सारे रुपए बैंक नहीं रख सकता। इसका कुछ पोर्शन बैंक को आरबीआई को देना होता है। अब ये कितना पोर्शन होगा, ये डिसाइड होता है कैश रिजर्व रेशियो से। फॉर सिंपल कैलकुलेशंस, मान लो कि CRR रेट 5% है और कस्टमर ने 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करवाए, तो 10,000 का 5% जो है वो बैंक आरबीआई को देगा और बाकी बचा हुआ पैसा अपने पास रख लेगा। बैंक्स के पास जो भी रुपए होते हैं, अब उन्हें प्रॉफिट अर्न करना होता है, तो बैंक्स उन्हें लोन पे देना स्टार्ट करते हैं। अब मान लो कि बैंक ने सारे रुपए किसी पर्सन बी को लोन के लिए दे दिए एंड इन द मेन टाइम जो पर्सन ए था जिसने बैंक में रुपए डिपॉजिट करवाए थे, उसको कुछ अमाउंट विड्रॉ करना है। अब बैंक क्या करे, बिकॉज उसके पास तो कैश ही नहीं है। इसीलिए बैंक्स अपने पास बचे हुए सारे कैश को कभी भी लोन पे नहीं देते। उस कैश का कुछ पोर्शन उन्हें लिक्विड एसेट्स के रूप में डिपॉजिट करना होता है। लिक्विड एसेट्स क्या हैं? कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड, किसी में भी डिपॉजिट। तो उस अमाउंट का जो पोर्शन उन्हें लिक्विड एसेट्स के रूप में डिपॉजिट करना होता है, वह डिसाइड होता है SLR से। अभी करंटली आरबीआई की SLR रेट 18% है। इट मीन्स 18% ऑफ दैट अमाउंट बैंक लिक्विड एसेट्स के रूप में डिपॉजिट करेगा और बाकी रिमेनिंग कैश अपने पास रखेगा। अब अगर पर्सन ए आता है कुछ अमाउंट विड्रॉ करने के लिए, तो बैंक चाहे तो ये लिक्विड एसेट्स आरबीआई को सेल कर सकता है और अमाउंट वापस ले सकता है। और अगर पर्सन ए विड्रॉ नहीं करता तो बैंक्स को ये लिक्विड एसेट्स मेंटेन करने होते हैं एंड ऑब्वियसली इसका इंटरेस्ट रेट्स भी बैंक को मिलता है। अब लेट्स से आपको कार खरीदनी है, आपके पास इतना कैश नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप बैंक के पास जाओगे, आप लोन लोगे। और ऐसे ही लाखों कस्टमर्स हैं जो बैंक के पास जाते हैं और लोन लेते हैं। लेकिन मान लो कि बैंक के पास भी इतना कैश नहीं है, तो बैंक क्या करेगा? बैंक भी लोन लेगा आरबीआई से। आरबीआई लोन देने के लिए तैयार हो जाता है, बट एट अ सर्टेन इंटरेस्ट रेट। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये रेपो रेट होता है। अब एक बार बैंक के पास जैसे ही पैसा आया तो बैंक्स लोन देना स्टार्ट कर देता है एंड बैंक्स को प्रॉफिट अर्न करना होता है। इसीलिए बैंक का इंटरेस्ट रेट ऑलवेज रेपो रेट से ज़्यादा ही होता है। आपने सुना होगा कि आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज़ करता है तो बैंक्स भी अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देते हैं, बिकॉज उन्हें प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना होता है। और सिमिलरली अगर आरबीआई रेपो रेट डिक्रीज़ करता है तो बैंक्स भी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ कर देते हैं। द मिनिमम रेट जिस पे कोई भी बैंक आपको लोन देता है उसे बेस रेट बोलते हैं। यही जो बेस रेट है ये इंडिविजुअल बैंक्स डिसाइड करते हैं एंड नॉट आरबीआई। यही रीज़न होता है कि आपने देखा होगा कि आरबीआई का रेपो रेट फिक्स होता है, जो कि अभी 5.4% है, बट इंडिविजुअल बैंक्स के बेस रेट बहुत वेरी करते हैं, फ्रॉम 8% टू 10%। एक लास्ट सिनेरियो कंसिडर करते हैं। मान लो कि बैंक के पास बहुत ज़्यादा कैश है और वह एक्स्ट्रा मनी आरबीआई के पास डिपॉजिट करना चाहता है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। एंड अगेन जो अमाउंट वो आरबीआई को डिपॉजिट करते हैं उसके बदले में उन्हें उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है, और ये जो इंटरेस्ट रेट है इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये थी वेरियस टर्मिनोलॉजीज़ जो बैंकिंग सिस्टम में यूज़ होते हैं। अब आरबीआई ये सब करता क्यों है? टू मेंटेन द इकोनॉमी। बैंक्स किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। अगर बैंक्स बहुत सारा पैसा लोन पे दे देंगे तो बैंक करप्ट हो जाते हैं एंड इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है। अब आरबीआई महंगाई यानी इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर रही है? जैसा कि हमने देखा कि ज़्यादा महंगाई होती है तो आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज़ कर देती है। रेपो रेट इंक्रीज़ होगी तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेंगे। अगर लोन मिलना महंगा होगा तो लोग कम लोन लेंगे। अगर लोन कम लेंगे तो बैंक का पैसा बैंक में ही रहेगा
और लोग अपनी सेविंग्स में से पैसा खर्च करने लगेंगे। तो जो टोटल मनी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है वो पहले के मुकाबले कम होगी। अब अगर पैसे की कम सर्कुलेशन है तो चीज़ों की डिमांड भी कम होगी। किसी भी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसके रेट भी गिरना स्टार्ट कर देते हैं और चीज़ें सस्ती होने लगती हैं। सो इन दी एंड ऐसा करने से महंगाई कम होती है। एक वीडियो में मैंने बताया है कि हाउ सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल वर्क्स, कैसे चीज़ों के दाम तय होते हैं। काजू और बादाम इसलिए महंगे नहीं होते कि वो देखने में लोगों को बहुत पसंद आते हैं, बल्कि इसके पीछे भी सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल होता है। तो हर चीज़ की वैल्यू उसके सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल से ही तय होती है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अब कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन कि आरबीआई करोड़ों नोट छापकर महंगाई कम क्यों नहीं कर देता। तो करोड़ों नोट छापने से हमेशा महंगाई बढ़ती है, कम नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जिम्बाब्वे, जहाँ की गवर्नमेंट ने $1 ट्रिलियन तक के नोट छाप दिए एंड नतीजा महंगाई आसमान छू गई। इसका भी डिटेल डिस्कशन हमने उसी वीडियो में किया है जिसमें सप्लाई एंड डिमांड प्रिंसिपल की बात कही है। तो उसका लिंक आपको आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज़रूर देखिए। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। ऐसे ही और कंटेंट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा को।